or not, the most important element of partnership is the agency relation between the partners. The No. partner should be Most important element of partnership is agency relationship between partners, यानी कि mutual agency relationship is the true test of any partnership. ठीक है, केवल म्यूचुअल एजेंसी नहीं, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स भी होना चाहिए, लेकिन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस. इसके मैंने आपको कल 3-4 एग्जांपल दिए थे कि जहां शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स तो हो रहा है लेकिन उससे वो लोग पार्टनर्स नहीं बन जाते थे. ठीक है, आगे. the most important sorry the partners should be representative of each other and should be able to bind each other by their acts. तो पार्टनर्स एक दूसरे के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और अपने काम से एक दूसरे को बाइंड कर सकते हैं. म्यूचुअल एजेंसी, एजेंसी रिलेशनशिप, म्यूचुअल एजेंसी, सभी पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट और प्रिंसिपल दोनों हैं. पढ़िए. Sharing of profits is not a real test of partnership. A person who receives the profit of business is not necessarily a partner. Thus, sharing of profit is not the final test of partnership. In some cases, the partners are not partners, but they still share the profits of the business, such as joint owners sharing profit or gross returns. देखो, जॉइंट ओनर्स एक एक समझाता जाता हूं. जॉइंट ओनर्स शेयरिंग द प्रॉफिट्स और ग्रॉस रिटर्न्स. जैसे कि कल पिताजी मर गए थे, पिताजी की 2 संतानें थी, पिताजी का एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी था, उसको किराए पे उठा दिया, तो ये क्या है यार, ये जॉइंट ओनर्स हैं उसकी. उससे जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उससे जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है या फिर जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, वो यहाँ पर शेयर कर रहे हैं. इससे ये दोनों पार्टनर्स नहीं हो जाते. ठीक है, पार्टनरशिप के लिए जरूरी क्या है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स के साथ में म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप प्लस बिजनेस भी तो जरूरी है. ठीक है, ये सारी बातें ध्यान रखना. नेक्स्ट. Where profits are received by the creditor in payment of a debt or as an interest on loan. Where profits are received by creditor in payment of debt or as interest on loan. सर, एक पार्टनरशिप फर्म थी या कोई भी जन थे, 2 जने, उसको लोन की जरूरत पड़ रही थी, तो इन्होंने एक मनी लेंडर से पैसा उधार लिया. मनी लेंडर ने कहा जो भी काम के लिए ले रहे हो उसमें 10% प्रॉफिट मेरा होएगा. तो सर यहाँ पर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स तो हो गया, लेकिन उससे ये मनी लेंडर जो है वो पार्टनर नहीं कहलाता, क्योंकि पार्टनरशिप के लिए जरूरी क्या है? अलॉन्ग विद शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप भी तो जरूरी है. क्या इसके काम से पूरी फर्म बाइंड हो रही है? नहीं हो रही है. नेक्स्ट. Where profits are received by as wages by an employee. बाय एन एम्प्लॉय. कई बार क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां या बड़ी बड़ी फर्में क्या करती हैं, जितना प्रॉफिट हुआ ना, सालाना बेसिस पे एनालिसिस करके अपने एम्प्लॉइज को बोनस देती हैं. यानी कि उस जो भी प्रॉफिट कंपनी ने या फिर फर्म ने कमाया है उसमें एम्प्लॉय को शेयर देती है, एम्प्लॉय को हिस्सा देती है, एम्प्लॉय को प्रॉफिट में शेयर देती है बोनस के तौर पे. क्या उससे एम्प्लॉय पार्टनर बन जाता है? नहीं सर, वो पार्टनरशिप फर्म को बाइंड नहीं कर सकता. वो पार्टनर नहीं बन गया बोनस देने के कारण या प्रॉफिट शेयरिंग के कारण. ठीक है, नेक्स्ट. Where profits are received as an annuity by a widow or representative of a deceased partner. कल बताया था ना, पार्टनरशिप फर्म में 4 पार्टनर्स थे, एक पार्टनर की डेथ हो गई, तो इसके हिस्से के जो भी प्रॉफिट्स या एन्युटी थी वो इसकी विडो को दे रहे हैं अपन. विडो के साथ में इसकी प्रॉफिट शेयरिंग की जा रही है जो भी इसके हिस्से का था. क्या उससे पार्टनर बन जाती है? नहीं सर, पार्टनर फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होता है पार्टनरशिप. तो इससे केवल प्रॉफिट शेयरिंग से ये पार्टनर नहीं बन जाती है, ये तो कल भी बताया था आपको. नेक्स्ट. Where profits are received as consideration of sale of property. सेल ऑफ प्रॉपर्टी. कोई एक प्रॉपर्टी थी दोनों भाइयों की, जो पिताजी मर गए थे, उन्होंने बेचा तो उससे प्रॉफिट आया, खूब सारा प्रॉफिट आया, तो क्या इससे वो पार्टनर बन गए? अरे नहीं यार, शेयरिंग ऑफ जो उन्होंने शेयर कर लिया, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज डेफिनेटली वन ऑफ द टेस्ट बट नॉट अ कंक्लूसिव टेस्ट और कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप. कंक्लूसिव एविडेंस इज म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप. चलिए, अब अपने को डिफरेंस पढ़ने हैं पार्टनरशिप और दूसरे फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से. पार्टनरशिप और कंपनी के बीच में डिफरेंस पढ़ना चालू कर दे. फर्स्ट, separate existence. Partnership firm has no separate legal existence, whereas company has separate legal existence apart from the members of forming it. सर अपन सब जानते हैं कंपनी एसीपीसी सेपरेट पर्सन है अपने बनाने वालों से,
जिस दिन रजिस्टर हो गई, इनकॉर्पोरेट हो गई, सेपरेट पर्सन है। जबकि पार्टनरशिप जो है वो सेपरेट नहीं है। पार्टनरशिप एंड पार्टनर्स आर वन एंड द सेम। इन पे के मतलब इनसे पार्टनरशिप फर्म से वसूली करनी है, नहीं चुका पा रहे हैं, तो सर पार्टनर्स इंडिविजुअली रेस्पॉन्सिबल होंगे, उनको जॉइंटली और इंडिविजुअली रेस्पॉन्सिबल होंगे पार्टनरशिप का पैसा देनदारियां चुकाने के लिए। तभी तो बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी, कितना भी पैसा इनसे मांगा जा सकता है पार्टनरशिप का चुकाने के लिए। सेकंड, Mutual agents. Every partner is an agent of another partner. Thus, they are mutual agent. Whereas the members of a company are not mutual agents. A member cannot act on behalf of the other members of the company. यहाँ पर तो टेस्ट ही पार्टनरशिप का म्यूचुअल एजेंसी है, जबकि कंपनी में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट नहीं होता है। थर्ड, Distribution of profits. The profit of the firm must be distributed among the partners according to the terms of the partnership deed. Whereas in company there is no such compulsion to distribute its profit among its members. only some portion of the profits is distributed as dividends when declared। ठीक है, तो सर देखो पार्टनरशिप का तो एक वन सबसे इंपॉर्टेंट बात ही यही है, एक एसेंशियल एलिमेंट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स व्हिच इज जनरेटेड थ्रू डूइंग अ बिजनेस। ठीक है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जनरेटेड थ्रू डूइंग अ बिजनेस। ठीक है सर, तो ये तो एक जरूरी बात है ही है। दूसरी बात, सर पार्टनरशिप में तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स नहीं होगी तो वो पार्टनरशिप हो ही नहीं सकता। लेकिन कंपनी में आप लोगों को पता है जब प्रॉफिट्स होते हैं तो वो प्रॉफिट्स एग्जिस्टिंग मेंबर्स या फिर शेयर होल्डर्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं? डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड पढ़ा है आप लोगों ने सबने, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, स्पेशल डिविडेंड। ठीक है, तो डिविडेंड के रूप में कंपनी प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने मेंबर्स या शेयर होल्डर्स के बीच में। ठीक है, क्या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना कंपलसरी होता है? नहीं सर, डिविडेंड कंपनी की इच्छा होगी, प्रॉफिट्स होने के बावजूद भी इच्छा होगी तो ही डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, उस पर कोई कंपल्शन नहीं है। तो एक में पार्टनरशिप में तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एसेंशियल एलिमेंट है, कंपनी में तो डिविडेंड डिक्लेयर करना नहीं करना कंपनी की स्वीट विल पे डिपेंड करता है, उसे कोई फोर्स नहीं कर सकता। फोर्थ पॉइंट, लायबिलिटी। Liability of partners is unlimited. Their personal estate is liable for the debts of the firm, whereas liability of every members of a company is limited to the extent of face value of shares held by them. देखो पार्टनरशिप में तो हर पार्टनर की अनलिमिटेड लायबिलिटी है, हर पार्टनर की अनलिमिटेड लायबिलिटी है। पार्टनरशिप की देनदारियां चुकाने को हर एक पार्टनर जॉइंटली प्लस इंडिविजुअली भी रेस्पॉन्सिबल होगा, तो इनकी पर्सनल एस्टेट भी लायबल होगी पार्टनरशिप की देनदारियां चुकाने को। लेकिन कंपनी आई एम सॉरी, कंपनी दो तरीके की होती है भैया, एक तो होता है कंपनी विद लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स और दूसरी होती है कंपनी विद अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कंपनी विद लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स की? कि सर जो फेस वैल्यू है शेयर की, लिमिटेड लायबिलिटी दो तरीके से हो सकती है, कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, लिमिटेड बाय शेयर्स में फेस वैल्यू है 10 रुपए का शेयर, आपने अभी तक अलॉटमेंट और कॉल्स मिला के, फर्स्ट कॉल मिला के 6 रुपए भर दिए, तो आपकी प्रति शेयर मैक्सिमम लायबिलिटी क्या होगी? 4 रुपए की लिमिटेड लायबिलिटी होगी। कंपनी इससे ज्यादा आपको फोर्स नहीं कर सकती है। तो 1000 शेयर है मान लो निकुंज के पास में, तो इसकी मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4000 रुपए की। सो लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, ये कंपनी का बहुत सुपर फीचर है जिसके कारण ही लोग कंपनी खोलना पसंद करते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप में तो पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाती है। ठीक है, और लिमिटेड बाय गारंटी, जब कोई गारंटी कंपनी में अंदर घुसते हैं तो सर गारंटी अमाउंट 40,000 रुपए तक का मैं कंपनी के वाइंड अप के लिए जिम्मेदार हूँ, वाइंड अप के समय जिम्मेदार रहूंगा, 50,000 रुपए की मेरी गारंटी है, इससे ज्यादा मेरे को फोर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, सो कंपनी में तो लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट है, पार्टनरशिप में पार्टनर्स का अनलिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट है। मेरे को एक बात ध्यान से सुनना आप लोग मेरी, बच्चे जब है ना आंसर शीट में या टेस्ट में आंसर लिखते हैं ना, तो पार्टनरशिप में लिख देते हैं, पार्टनरशिप में तो है मेंबर्स,
और कंपनी में लिख देते हैं कि कंपनी में ये जो पार्टनर्स हैं। सर बिल्कुल नंबर कट जाएंगे यदि ये बेवकूफी करी, क्योंकि कंपनी में होते हैं मेंबर्स और पार्टनरशिप में होते हैं पार्टनर्स। बहुत ध्यान से इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने अपने आंसर्स लिखना, नहीं तो सारा आंसर सही होते हुए भी नंबर लुटा के आ जाओगे बेवकूफी में। नेक्स्ट, राइट ऑन द प्रॉपर्टी, पढ़ भाई। The property of the firm is the joint property of all the partners. In company, the property of the company is the property of the company only. All the members of the company cannot divide it among themselves. देखो बहुत सिंपल सी बात है, पार्टनरशिप में तो जो फर्म की प्रॉपर्टी है वो फर्म की देनदारियां चुकाने के बाद में सारे पार्टनर्स की जॉइंटली होगी, उनका हिस्सा होगा उसमें, जो भी फॉर्मूला है जो भी एग्रीमेंट है उस हिसाब से। लेकिन कंपनी तो एक सेपरेट लीगल पर्सन है, कंपनी की प्रॉपर्टी, कंपनी की एसेट्स कंपनी की होती है और कंपनी की लायबिलिटी कंपनी की होती है। सिंपली आप इस कंपनी में मेंबर हो इस या शेयर होल्डर हो, इसका ये मतलब नहीं है कि उस कंपनी की प्रॉपर्टी में आपका हिस्सा हो गया। ना ना ना, ये बिल्कुल बेवकूफी मत करना कि कंपनी की प्रॉपर्टी में मैं कंपनी में मैं मेंबर हूं तो कंपनी की प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा होगा। ना ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कंपनी एक इंडिविजुअल पर्सन, एक सेपरेट पर्सन है, इसकी एसेट इसकी खुद के नाम से है और इसकी लायबिलिटी इसके खुद के नाम से है। यहां तक कि हमने तो एक केस लॉ भी पढ़ा था जिसमें बोला गया था कि कंपनी के मेंबर्स की, कंपनी की प्रॉपर्टी में कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी नहीं होता है जिसे वो इंश्योर करा सके अपने पर्सनल नाम पे। कंपनी के मेंबर्स का कंपनी की प्रॉपर्टी में कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी नहीं होता है, वो इंश्योरेंस कंपनी की प्रॉपर्टी का अपने पर्सनल नाम से नहीं ले सकते हैं। केस का नाम बता जीत पटेल। Macquarie versus Northern Assurance Company. मैक्योरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है, या मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस, मेन ये है, ठीक है, याद रखना इस केस को, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, Transfer of shares. A partner cannot transfer his shares in a firm without the consent of all the partners, whereas a member of a company can transfer his share without consent of all the members. देखो बात समझना, ये दोनों ही पॉइंट्स डिबेटेबल हैं। ट्रांसफर ऑफ शेयर में अपन ने क्या लिखा है, पार्टनरशिप में पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर हिज शेयर इन द फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। यस, करेक्ट ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस। ये पार्टनरशिप फर्म में 4 पार्टनर्स हैं, तो क्या ये एक पार्टनर बिना बाकी के पार्टनर्स की कंसेंट के अपना पार्टनरशिप में जो हिस्सा है वो दूसरे आदमी को ट्रांसफर कर सकता है? सर फर्स्ट बेसिक रूल है कि सर नहीं, विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स इसे अपना हिस्सा किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर नहीं करना है। लेकिन एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है क्या ये पार्टनरशिप अपनी फर्म में जो भी हिस्सा है इसका, इस फर्म में जो भी हिस्सा है दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है, तो सर इसमें आगे जाके पूरी बात सुनना फिर अपना आंसर ड्राफ्ट करना। सर ये वैसे ही ट्रांसफरेबल है जैसे कि इसकी कोई दूसरी प्रॉपर्टी होती, इसको करना दूसरों से पूछ के चाहिए, दूसरे बाकी के सारे पार्टनर से पूछ के चाहिए, लेकिन दूसरे बाकी के पार्टनर से बिना पूछे भी वो यदि सहमत नहीं होते हैं ये कर सकता है। हिज interest in this firm is transferable to Mr. X just like his any other property। पर सवाल ये उठता है कि क्या उससे मिस्टर एक्स ने इस फर्म में इसका हिस्सा खरीद लिया, क्या उससे मिस्टर एक्स को इस फर्म में पार्टनर का दर्जा मिल जाएगा? नहीं सर, नहीं मिलेगा। ये बस इसके हिस्से के जो भी प्रॉफिट्स हैं उनको कब्जा कर सके, उनके वो मतलब वो पाने के हकदार हो जाएंगे, पर पार्टनर जैसे बन के डे टू डे एक्टिविटीज में ये इंटरफेयर करने के हकदार नहीं होंगे। भले ही इस पार्टनरशिप फर्म में इस आदमी का हिस्सा मिस्टर एक्स ने खरीदा हो, मिस्टर एक्स पार्टनर नहीं बन जाएंगे, क्योंकि पार्टनरशिप इज अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। इस पे मिस्टर एक्स पे बाकी तीनों को वो विश्वास हो ये जरूरी नहीं है। या तो फॉर्मल तरीके से अंदर घुसे सबकी सहमति लेके, या फिर हाँ ये बेच सकता है, हालांकि पूछ के बेचना चाहिए था लेकिन मना किया तो भी ये बेच सकता है, मिस्टर एक्स इसका इंटरेस्ट खरीद सकते हैं। सही आंसर पूरा ये होगा, ठीक है। पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर हिज शेयर्स, ये सिक्के का आधा ही पहलू है, ठीक है। कैन नॉट ट्रांसफर हिज शेयर्स इन अ फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। अ मेंबर ऑफ अ कंपनी कैन ट्रांसफर हिज शेयर्स विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स। ये भी अधूरा सच है, ये डिपेंड करेगा कि कंपनी कैसी है, प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है।
पब्लिक कंपनी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दूसरे को जानते भी नहीं हो तो भी खटाखट सारे शेयर्स बेच सकते हो, और इसमें एग्जिस्टिंग दूसरे मेंबर्स से पूछने की भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन प्राइवेट कंपनी में शेयर्स ट्रांसफरेबल तो होते हैं, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी होती है, ये अपन पढ़ चुके हैं, रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होती है। प्राइवेट कंपनी में एक मेंबर अपने शेयर्स बेच के निकलना चाहता है तो इसके ऊपर पहला रेस्ट्रिक्शन होगा कि कंपनी के एग्जिस्टिंग मेंबर्स को ये पूछे, यदि वो खरीदना नहीं चाहते हैं या इनके बीच में वैल्यूएशन की बात नहीं बैठ रही तो ये बाहर जाके किसी और को बेच सकता है बाहर को भी, बट ये रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी। पब्लिक कंपनी में कोई रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी नहीं है, शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। पॉइंट नंबर 7 पढ़ भाई। Management. A partnership is managed by all or any of the partners on behalf of all, wherein a company is managed by boards of directors selected by the members of the company. यहाँ तो पार्टनर्स खुद ही कंपनी के कामों को, ये पार्टनरशिप के कामों को मैनेज कर लेते हैं। कंपनी में बिल्कुल फॉर्मल तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं जिनको सेलेक्ट किया जाता है वो कंपनी के काम को मैनेज करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज नोन एज द माइंड ऑफ एनी कंपनी। तो माइंड ऑफ पे कंट्रोल कर लोगे ना, तभी तो होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप में कंट्रोल करना जरूरी होता है। कंट्रोल कैसे कैसे हो सकता है, या तो टोटल वोटिंग पावर पे या फिर माइंड पे कंट्रोल कर लो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन पे कंट्रोल कर लिया किसी दूसरी कंपनी ने तो फिर वो होल्डिंग सब्सिडियरी ही हो जाएगा। नेक्स्ट, लिमिट ऑफ मेंबरशिप। According to Companies Act 2013, the number of partners in any association shall not exceed 100. इसको ऐसे लिखना, 50 और 100 का कंसेप्ट समझाते हुए लिखना, केवल 100 या 50 मत लिख देना। 50 और 100 का जो कंसेप्ट मैंने आपको पूरा बताया वो पूरा समझा देना। 1 मिनट बत्ता लगता, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर पूरे मिलेंगे। और इधर There is no limit on maximum number of members in public company. In case of private company, maximum number is limited to 200. मैक्सिमम नंबर इज लिमिटेड टू 200। और हमने तो यहां तक एक क्वेश्चन किया हुआ है कि इस 200 की काउंटिंग में किस किस को काउंट नहीं करना है और किसको एक ही काउंट करना है। बता भाई निकुंज मेहता, किस किस को काउंट नहीं करना है 200 की काउंटिंग में इन अ प्राइवेट कंपनी, जल्दी बता, टाइम कम है। Employees, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हु आर आल्सो शेयर होल्डर्स। शैली शाह दूसरा बता। जॉइंट होल्डर्स को, जॉइंट होल्डर्स को एक काउंट करना है। यदि 3 फ्रेंड्स ने मिलके एक शेयर होल्ड कर रखा है तो उनको 200 की काउंटिंग में 3 नहीं मानेंगे, एक ही मानेंगे। यस, जीत पटेल तीसरा बता। सर, एक्स एम्प्लॉयज कम मेंबर्स। एक्स एम्प्लॉइज who were allotted the shares while they were in employment, and अब वो एम्प्लॉय तो नहीं रहे, एक्स एम्प्लॉइज हो गए, बट वही वाले शेयर्स अभी तक वो लोग कैरी ऑन कर रहे हैं। यदि वो वाले शेयर्स बेच दिए और वापस खरीद के मेंबर्स बने तो फिर यहाँ पर काउंट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये वाली बात पूरी नहीं हो रही है। ठीक है, तो 200 में उनको काउंट नहीं करना है। चलिए डिसोल्यूशन पढ़ भाई। partnership can be dissolved by partners at any moment. A company can be dissolved by following legal provisions only, as it enjoys perpetual succession. ये सब डिटेल में है, बट ये पॉइंट ऑफ कंपैरिजन है कि पार्टनरशिप तो एट विल भी हो सकती है, पार्टनरशिप और में और भी बातें होती है, जब चाहो तब डिसॉल्व कर सकते हो, ऐसे भी मोमेंट्स आते हैं। जबकि कंपनी को पूरा लीगल प्रोविजन फॉलो करके ही डिसॉल्व किया जा सकता है, वाइंड अप किया जा सकता है। ऑडिट, The audit of the accounts of the firm is not compulsory, whereas the audit of the accounts of the company is obligatory. सर ये ऑडिट वाला पॉइंट है, ये आपको बोलना पड़ेगा। उसका कारण है कि ये टैक्सेशन मैटर है, मैं भी इतना इससे वो बहुत ज्यादा संबंध नहीं रखता हूँ। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन। Registration is not compulsory, and in company it's compulsory. कंपनी तो बिना रजिस्ट्रेशन विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आरओसी के पास में रजिस्टर किए बिना बन ही नहीं सकती, जबकि इधर कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो कराओ, चाहो तो आप बिना रजिस्ट्रेशन कराए भी पार्टनरशिप बना सकते हो। तो इसी के साथ में हमने ये कंपनी और पार्टनरशिप के बीच में डिफरेंसेस देख लिए। ठीक है, और अभी 2 मिनट और हैं, तो ये पार्टनरशिप और क्लब के बीच में भी डिफरेंसेस देख लो, फटाफट करो।
Definition: it is formed for earning profits from a business carried by all or any of them acting for all. डेफिनेशन In club, it is an association of persons formed with an objective of not earning profits but for promoting some beneficial purposes. क्लब किस लिए बनाए जाते हैं? रंबा संबा के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। तो कोई बेनिफिशियल पर्पस है, किसी का कोई भला करना या स्पोर्ट्स एक्टिविटी करना या कुछ भी करना, आपस में आके मिलना, उसके लिए एसोसिएशन होती है पर्सन्स की। जबकि इधर तो बिजनेस के लिए ही आप पार्टनरशिप बना सकते हैं, रिलेशनशिप। Persons forming partnership are called partners and they are agent of other partners. Persons forming club are called members and they are not agent of other members. ठीक है, जरूरी नहीं है क्लब के जो मेंबर्स हो वो दूसरे मेंबर्स के एजेंट्स हो ही हो, ठीक है। इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी, Partners have interest in property of the firm. A member of a club has no interest in the property of the club. फर्म, परफेक्ट। डिसोल्यूशन, Change in partners of the firm after its existence. A change in the membership of a club does not affect its existence. अब हम पढ़ेंगे ना डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, तो पार्टनरशिप में कोई भी चेंज होता है ना, तो वहां पर उसकी एग्जिस्टेंस पे इफेक्ट आता है। जबकि क्लब में मेंबर्स आते जाते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पढ़ लिया एक बार, खुदा ना खास्ता गलती से क्वेश्चन आ गया तो अपने को आना चाहिए। कल हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप और एचयूएफ के बीच में डिफरेंस, पार्टनरशिप और को ओनरशिप, और पार्टनरशिप और एसोसिएशन के बीच में डिफरेंस, और फिर अपन चालू कर देंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के साथ में। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। चलिए अपने बाकी क्लासेस के लिए भागिए।